हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो नया चैप्टर है, ठीक है, जो आपका नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, फिर हम इसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर, जो हमारा नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज रिकॉल करेंगे, कुछ चीज देखेंगे जो हमने पहले पढ़ चुके। तो हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो होती है वो जब किसी एक कंडक्टर यानी चालक से जब प्रवाहित होती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड वो उत्पन्न करती है, आप जानते हैं। तो अगर हम किसी ठीक है, दो चालकों को आमने सामने रख दें, ठीक है, आपने दो चालक लिए हैं, जैसे कि आप कोई वायर ले सकते हैं, कोई तार ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, दो तारें ली हैं, उसको आमने सामने रख दिया और उससे करंट फ्लो कराई यानी धारा उससे प्रवाहित कराई। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी एक जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि कोई वायर है, तार है, ठीक है, कोई चालक है जैसे तार है, अगर हम उससे करंट यानी धारा को प्रवाहित कराते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, आपने ये पढ़ा है। तो फिर अगर हम इसी तरीके से दो तारों को आमने सामने रखें और उनमें से आप धारा को प्रवाहित कराएं यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को उससे फ्लो करवाएं, तो आप जानते हैं उन दोनों तारों के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र उन दोनों के पे उत्पन्न होगा तो वो क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल आरोपित करेंगे एक दूसरे पे, क्योंकि दोनों के चारों तरफ क्या हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिस कारण वो जो दूसरी वायर है, ठीक है, जो दूसरी वायर है उसके सामने रखी गई है, ठीक है, जैसे एक वायर है, जैसे कि आपके पास एक वायर है, जैसे आपके पास एक वायर है, ठीक है, और ये दूसरी वायर है, इन दोनों से आपने करंट फ्लो करवा दी, ठीक है, इससे इस साइड पे करंट फ्लो हो रहा है, इस पे इस साइड, ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी तरीके से दूसरा जो कंडक्टर है इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब दोनों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई, जिस कारण मैग्नेटिक फोर्स वो लगाएंगे और किसकी तरफ लगाएंगे, एक दूसरे के तरफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में आ रहे हैं। यानी हम ये जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट टू करंट कैरिंग वायर्स exerts a magnetic force on each other, यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा दो धारावाही तारें यानी ऐसी तारें जिससे धारा प्रवाहित हो रही हैं परस्पर एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित कर। तो आपने अभी ये सब कुछ आपने पढ़ा है, पिछले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और अगर उस रेंज पे दूसरा ऐसा कंडक्टर आ रहा है जिससे करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही,
तो वो आपस में एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल लगाएंगे। और आपने ये भी देखा, ये भी पढ़ा, ये देखा है जो हमने अभी लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था, जो आपका EMI का चैप्टर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने ये भी देखा था कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, यानी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, ठीक है, अगर आप किसी चुंबक को, ठीक है, मूव कराते हैं, यानी उसको क्या कराते हैं, गतिशील करवाते हैं, तो आप जानते हैं कि उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा, और वो क्या होगा, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। और आपने ये देखा था कि जब हम चुंबक को यानी मैग्नेट को गतिशील करा रहे थे, मूव करा रहे थे किसी एक करंट कैरिंग या आप कह सकते हैं कंडक्टर, जो आपका चालक है, ठीक है, चालक है जिससे करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ऐसे सर्किट से आप ऐसे सर्किट के पास अगर आप किसी मैग्नेट को यानी चुंबक को लेके आ रहे हैं, और क्योंकि आप उसको मूव करा रहे हैं, तो जो उस चुंबक की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो उस चुंबक से उत्पन्न हो रहा है, और जब हम उसे गतिशील करा रहे हैं यानी मूव करा रहे हैं, तो वो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है यानी चेंज हो रहा है, जिस कारण आपने जो सर्किट है, जो उसके जो आपकी फील्ड है उसमें जो सर्किट रखा गया है जिसपे उस चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है, तो आपने देखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी या EMF, ठीक है, या आप कह सकते करंट, ठीक है, धारा उसमें क्या हो रही थी, इंड्यूस हो रही थी, प्रेरित हो रही, आपने ये देखा था। तो उससे आपको ये पता चला था कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं यानी चुंबकीय फ्लक्स को अगर हम चेंज कराते हैं, बदलते हैं, समय के साथ उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं, तो आपने ये पढ़ा था कि जो कॉइल होता है उसके क्षेत्र में या जिस पे उसका प्रभाव पड़ता है, जिस कुंडली पे उसका प्रभाव पड़ता है, उसमें करंट या जो आप EMF कहते हैं, ठीक है, वो इंड्यूस होता है यानी प्रेरित होता है। आपने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जब चैप्टर पढ़ा था, और आप क्लास 10 से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, यानी जैसे टाइम के साथ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि करंट या EMF इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, जिस कारण उस कॉइल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। ये कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, पढ़ा था, जिसमें आपने फैराडे के लॉ पढ़े थे, ठीक है, आपने फैराडे के लॉ पढ़े थे, फैराडे के नियम पढ़े थे, और आपने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा। फिर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल जो थे उन्होंने ये देखा कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के केस में नहीं होता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करा रहे हो, ठीक है, या जैसे आपने ये देखा है कि जब आप जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या देखा, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि अगर हम समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसे चेंज करें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो था ये आपका मैक्सवेल ने देखा। तो हमने क्या देखा था कि फैराडे के लॉ पढ़े थे, तो उससे हमें पता चला था EMI का कॉन्सेप्ट, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो यानी चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे हो या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, जिससे
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। पर जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या तर्क दिया, ये कहा कि वास्तव में सिर्फ न केवल विद्युत धारा वरन समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते। यानी कि वो ये कह रहे थे कि अगर सिर्फ जो करंट होती है, विद्युत धारा होती है, वही नहीं बल्कि समय के साथ जो विद्युत क्षेत्र अगर हम उसे चेंज करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब एम्पियर का सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसको जब अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक बिंदु पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है कैपेसिटर के बाहर, उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब हम मैक्सवेल के सर्किटल लॉ को देखते हैं तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि कुछ एडिशनल करंट, यानी जो हम एम्पियर का सर्किटल लॉ जो हम देख रहे थे, जो हमने पढ़ा, हमने कैलकुलेट किया, उसके अलावा कुछ एडिशनल, ठीक है, कुछ एडिशनल या अतिरिक्त करंट भी उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया और उन्होंने इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट यानी इस धारा को विस्थापन धारा नाम दी, ठीक है। यानी जब एम्पियर का सर्किटल लॉ, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एम्पियर का सर्किटल लॉ लगा रहे थे कैपेसिटर के बाहर, तो उन्होंने ये देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या देखा कि कुछ एडिशनल, कुछ अतिरिक्त करंट भी है इसमें, जो कि हमने एम्पियर सर्किटल लॉ उसमें पढ़ी है, उससे कुछ एडिशनल यहाँ पे करंट भी है और उन्होंने इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा नाम। While applying the Ampere circuital law to find magnetic field at a point outside a capacitor connected to a time-varying current, Maxwell noticed an inconsistency in the Ampere circuital law. यानी जब एम्पियर का सर्किटल लॉ अप्लाई करके वो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे कैपेसिटर के बाहर, तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, Maxwell noticed an inconsistency in the Ampere circuital law. He suggested the existence of additional current called by him the displacement current to remove this inconsistency. तो उन्होंने इसमें देखा कि इसमें इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, ठीक है, कुछ इनकंसिस्टेंसी, कुछ एडिशनल उन्हें करंट दिखाई दी, जिसे उन्होंने उस डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा नाम दी। समय के साथ परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम लगाते समय मैक्सवेल का ध्यान इस नियम संबंधी एक असंगति की ओर पड़ा, ठीक है। इस असंगति को दूर करने के लिए इन्होंने एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व का सुझाव दिया, ठीक है, जिसे इन्होंने विस्थापन धारा नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया? विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो मैक्सवेल है, इन्होंने क्या किया, जब ये देखा कि जब वो कैपेसिटर के बाहर एक पॉइंट पे जब वो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे थे तो उन्हें एक एडिशनल करंट दिखाई दिया, ठीक है, एडिशनल करंट दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इक्वेशन फॉर्मुलेट की, ठीक है, कुछ जो इक्वेशन है वो उन्होंने बनाई, उसे सम्मिलित किया और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और उनके जो सोर्स है यानी स्रोत हैं उनको उन्होंने ऐड किया, और चार्ज और करंट डेंसिटी, ठीक है, चार्ज और करंट डेंसिटी को भी उन्होंने इंक्लूड किया। और इन इक्वेशन को इन समीकरण को क्या कहते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। तो जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो प्रैक्टिकल किया, कैपेसिटर के बाहर देखा, एम्पियर सर्किट लॉ उसको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये निकाला कि इसमें एक्स्ट्रा करंट भी है, एडिशनल करंट भी है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है यानी विस्थापन धारा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर इक्वेशंस बनाई, ठीक है, कुछ इक्वेशंस बनाई, और उन इक्वेशंस को क्या नाम दिया गया? मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल formulated a set of equations involving electric and magnetic field and their sources, the current density, ठीक है, electric, magnetic field and their sources, and charge, current and current density. These equations are known as Maxwell's equation. इन्होंने विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र तथा इनके स्रोत, ठीक है, स्रोतों, आवेश, धारा, घनत्व को सम्मिलित कर समीकरणों को एक समुच्चय सूत्रबद्ध किया। इन समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। तो जब इन्होंने इन इक्वेशंस को फॉर्मुलेट किया, बनाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, ठीक है, ये प्रिडिक्ट किया, ये अनुमान लगाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं, विच आर टाइम, जो कि समय के साथ बदलती है, ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपगेट इन स्पेस, यानी जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और समय के साथ कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन टू emerge from Maxwell's equation is the existence of electromagnetic waves which are coupled time varying electric and magnetic field that propagate in space. यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन इनका था वो ये था कि मैक्सवेल की इक्वेशन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो था इसका जो उन्होंने एग्जिस्टेंस बताया, इसका जो है अस्तित्व बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिडिक्शन था इनकी मैक्सवेल इक्वेशन का, जो कि कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और टाइम के साथ बदल रही है, ठीक है, और वो टाइम के साथ बदल रही है। यानी मैक्सवेल के समीकरणों से उभरने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रागुक्ति वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व होना है, जो अंतरिक्ष में संचरित समय के साथ बदलते विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र है। The speed of the wave according to these equations turn out to be very close to the speed of light. तो जब उन्होंने इसको कैलकुलेट किया, इसको आगे समझा गया, इसके ऊपर और रिसर्च हुआ, तो ये देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, जो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, वो उनकी जो स्पीड है, ठीक है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो चाल है, वो कितनी है? लाइट की स्पीड के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका प्रेडिक्शन मैक्सवेल की इक्वेशन से हमें मिलता है, वो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म में प्रोपगेट करती है, ठीक है, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, वैद्युत और चुंबकीय, इस फॉर्म में वो क्या करती है? प्रोपगेट करती है, यानी चलती है स्पेस में, और उसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? इसकी जो स्पीड है यानी गति है, वो लाइट यानी प्रकाश की गति के बराबर है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो आपकी लाइट है वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपकी जो लाइट है यानी प्रकाश है, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं,
वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यानी मैक्सवेल के समीकरणों के अनुसार इन तरंगों की चाल प्रकाशीय मापन द्वारा प्राप्त प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। तो हमें ये समझ में आया कि मैक्सवेल की इक्वेशन से क्या समझ में आया, पहला जब उन्होंने एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाया तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा उसको उन्होंने खोजा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट लाए। फिर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्वेशन करी, देखा, उन्होंने कुछ इक्वेशंस बनाई जिन्हें हमने मैक्सवेल इक्वेशन कहा, ठीक है, मैक्सवेल समीकरण कहा। उन इक्वेशन, उन समीकरणों में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अस्तित्व के बारे में, यानी जो ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके अस्तित्व के बारे में उन्होंने कहा। और जब इसको आगे रिसर्च किया गया तो हमें क्या पता चला कि इसकी जो स्पीड होती है वो प्रकाश की स्पीड यानी लाइट की जो स्पीड होती है, चाल होती है, उसके बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी जो आपका लाइट है यानी प्रकाश है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग। Maxwell's work thus unified the domain of electricity, magnetism and light. यानी जो आपका मैक्सवेल का जो कार्य था, जो उनका काम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व यानी चुंबकत्व और प्रकाश, इन तीनों जो ये अलग अलग हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, इनको क्या करा, एक कर दिया। ठीक है, क्या किया, एक कर दिया। पहले हमने विद्युत के बारे में पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ा, एक साथ लिया। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे तो उस कॉन्सेप्ट में हमने आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी विद्युत और चुंबकीय, जो ये दो कॉन्सेप्ट है, चुंबक और विद्युत, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है, इनको एक साथ पढ़ा ईएम जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। फिर अब जब हम आगे पहुंचे, आगे हमने मैक्सवेल की इक्वेशन देखी, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देखा, तो हमें क्या पता चला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता चला, और जो कि हमने देखा कि लाइट की स्पीड के बराबर है, यानी प्रकाश की जो चाल है उसके बराबर है, यानी जो आपका प्रकाश होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो मैक्सवेल का जो काम था, जो उनका कार्य था, उसने विद्युत, चुंबकत्व और जो आपका प्रकाश है यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और जो लाइट है, इन तीनों, ये जो तीन सेपरेट जो फील्ड थी, जो ये तीन अलग अलग क्षेत्र थे, इन तीनों क्षेत्र को एक कर दिया। फिर इसके बाद आपके एक और साइंटिस्ट हुए जो कि हर्ट्ज थे। इन्होंने 1885 में 1885 में एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने जो मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो उन्होंने अस्तित्व बताया था, उसके एग्जिस्टेंस को इन्होंने दर्शाया, ठीक है, प्रदर्शित किया। Hertz in 1885 experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves. यानी 1885 में हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया। किसको प्रदर्शित किया? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी प्रदर्शित किया, कि उन्होंने प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली या प्रयोगों के द्वारा इसको दिखाया, सिद्ध किया। इसके बाद अब सबसे पहले हमने देखा कि मैक्सवेल ने ईएम वेव्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बोला कि ये एग्जिस्ट कर। हर्ट्ज ने इसको प्रैक्टिकली या प्रयोगों के द्वारा, या आप कह सकते एक्सपेरिमेंटली, इसको प्रूव किया कि
ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पर इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है, उपयोग है, वो किसने किया? मार्कोनी ने किया। ठीक है, मार्कोनी ने इसका क्या किया? यूज किया। मार्कोनी एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका यूज किया। ठीक है, इनको फादर ऑफ वायरलेस भी कहते हैं। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इनको फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने इस जो आपके EM वेव्स है इसका यूज किया, इसका उपयोग किया और बहुत सारी आगे और खोजें की, जिस वजह से कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपका दूर संचार है, ये जो आपका संचार है, उसमें क्या हुआ? उसमें आगे आपको रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, रेवोल्यूशन हुआ, उसमें आपकी क्रांति है। तो जो आपके मार्कोनी है, इनको हम क्या कहते हैं? जो आपके मार्कोनी है, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के जनक आपके मार्कोनी थे, क्योंकि इन्होंने इसका यूज किया और जो आपका कम्युनिकेशन है यानी संचार है या दूर संचार है, उसमें ये क्रांति लेके। इट्स टेक्नोलॉजिकल यूज बाय मार्कोनी एंड अदर्स लेड in due course of the revolution in communication that we are witnessing today. मार्कोनी एवं अन्य आविष्कारकर्ताओं, जो आपके जो डिस्कवरर्स थे, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया? ने यथा समय इसके तकनीकी उपयोग में संचार के क्षेत्र में जो क्रांति की, उसके आज हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। जैसे कि आप आजकल देख सकते हैं, पहले पुराने जमाने में, ठीक है, जब 90s के टाइम पे आप हमारे पास वायर वाले फोन होते, जैसे कि आपका टेलीफोन होता है, ठीक है, जो कि तारों से जुड़े हुए होते थे। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें नंबर्स लगे होते थे और वो तारों के माध्यम से जुड़े हुए होते थे, और तार भी आपके पोल्स, जो पोल होते हैं, उसके जरिए दूर दूर तक पहुंचाई जाती थी ताकि कॉल हो सके, फोन हो सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, लेट 90s और अर्ली 20s में, यानी 1998, 99, 2000 के टाइम पे आपने मोबाइल फोन्स देखे, नॉर्मल लाइफ में मोबाइल फोन आने लगे। तो जो आपका मोबाइल फोन है, जो आपके मोबाइल है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। उसी तरीके से धीरे धीरे आपका इंटरनेट, और इस तरीके से आपका आगे चेंजेस होते जा रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन में कितनी हमारी तरक्की हो गई है। तो इसका श्रेय जो जाता है वो हमारे इन साइंटिस्ट को जाता है, और इसके जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके जो जनक है या उसके जो पिता है, वो हम किसे कहते हैं? मार्कोनी को। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि मैक्सवेल ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, प्रयोग किया, उन्होंने देखा कि कैपेसिटर के बाहर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि एक नॉर्मल करंट के साथ एक और करंट उनको दिखी, जिसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा कहा। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, यानी विस्थापन धारा आखिर होती क्या। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि जब मैक्सवेल ने कैपेसिटर के बाहर करंट कैलकुलेट कर रहे थे तो उन्हें एडिशनल करंट का पता चला, जिसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। तो उसका जो डेरिवेशन है उसको कैलकुलेट हम अब करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा एम्पेयर का जो सर्किटल लॉ है, ठीक है, एम्पेयर का जो सर्किटल लॉ है, वो सबसे पहले हम उसको हम लेते हैं। तो आपका जो एम्पेयर का सर्किटल लॉ है वो आपको कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स द अलजेब्रिक सम of current
पासिंग थ्रू द लूप, यानी जो आपका एम्पेयर का सर्किटल लॉ है वो आपको कहता है लाइन इंटीग्रल। इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, किसी क्लोज लूप पे, किसी एक कुंडली पे, कैसी कुंडली, क्लोज होनी चाहिए, कंप्लीट, ठीक है, वो आपका बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स आई, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आपको, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो आपको जो आपका जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर आपका म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। तो जब हम यहाँ पे जिस लूप की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक लूप की बात करते हैं, आपने एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ा है, उसमें हम लूप की बात करते हैं, एक कुंडली की बात करते हैं। तो जो कुंडली होती है, ठीक है, जो वायर होती है, यहाँ पे ये P, यहाँ पे आपका जो P है ये इस लूप, ठीक है, इस लूप या कुंडली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये लूप है, कुंडली है, इसकी जो सेंटर है, ठीक है, वो वायर पे है, यानी जो ये आपका वायर है, ये तार है जो कि आपका कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि आपकी कैपेसिटर से कनेक्टेड है, इस पे इसका सेंटर लगा, और जो ये तार है, ठीक है, ये आपकी यहाँ इस तरीके से बैटरी और कीज से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से बैटरी और कीज से कनेक्टेड। और जो आपका ये तार है, इसका सेंटर, आपका जो आपका ये लूप है, इसका सेंटर इस तार पे है, और ये परपेंडिकुलर है इस तार के, यानी जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है, यानी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम ये कहें, आप ये जानते हैं कि जब करंट इससे पास होगा, आप जानते हैं कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने बी लिया है, और ठीक है, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड बी लिया है, और जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, ये हमने आर ले, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने लूप को रखा है, कुंडली को रखा, उसे आर ले लिया है। तो जो हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है, इस फिगर के लिए जो हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल C1 B डॉट DL बराबर आपका क्लोज इंटीग्रल C1, हम इसको क्या ले लेते हैं, C1 ले लेते हैं। अगर हम इस वाले केस की बात करें, यहाँ पे हम इस लूप को C1 ले लेते हैं, ठीक है, जो कि R पॉइंट पे है। तो आपका जो क्लोज लूप है वो C1, ठीक है, आपका B डॉट DL आ जाएगा, BDL cos थीटा आएगा, ठीक है, cos थीटा आएगा। अब आप ये जानते हैं क्लोज्ड लूप है, और यहाँ पे से आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, और लूप आप देख सकते हैं करंट इस तरीके से आपका फ्लो करेगा, और लूप की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है, लूप देख सकते हैं आप उसकी दिशा। तो आपके पास जो इसमें B और DL के बीच में जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा, यानी जो आपका इसका फॉर्मूला होगा वो क्लोज इंटीग्रल B DL हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, B तो आपका कांस्टेंट है, DL आपका इंटीग्रेट होगा, यानी आप इसका क्या करेंगे, ठीक है, जो आपका DL है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। तो जो आप DL को इंटीग्रेट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, यानी आप जो आपका फिगर, ये वाला फिगर है, ठीक है, ए फिगर है, इसमें जब आप क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, यानी आप इसके
पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, यानी इस लूप के, इस कुंडली के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रल डीएल की जगह 2πr। तो ये 2πr हो जाएगा, ठीक है। डीएल जो ये इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई के। अब b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई। तो अब आप क्या करेंगे, 2πr को इधर ले जा लेंगे, तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यानी समीकरण 2। तो यानी जब आप करंट फ्लो करेंगे, जब आपका करंट फ्लो करेगा और आप ये पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा फर्स्ट केस में। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। तो इस केस में जो आपका सेकंड केस है उसमें क्या होगा, पहले तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे लूप था, ठीक है, लूप था एक, और अब क्या हुआ, ये चार्ज हुआ, इसमें चार्जिंग हुई, इसकी चार्जिंग होगी, और ये कब तक चार्ज करेगा, जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाता। आपका जो कैपेसिटर है वो पूरा चार्ज नहीं हो जाता। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जो कि आपकी फिगर बी है, ठीक है, फिगर बी है, इस तरीके से आपकी हो जाएगी। तो जब इस पे चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो करंट होगा इस कैपेसिटर में, वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आई 0 हो जाएगी सेकेंड केस के लिए, ठीक है। यानी जब फुली चार्ज हो जाएगा आपका कैपेसिटर उस समय। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका ये सेकेंड फिगर है, इस पे हम एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो हमारा ये आपका कैसा कैसा सरफेस है, टिफिन बॉक्स सरफेस। तो अप्लाइंग amperes circuital loop, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल सी बी डॉट डी एल, यानी बी डॉट 2πr, ठीक है, बी डॉट 2πr। अब इसका जब हम केस लेते हैं, आप जानते हैं बी डॉट 2πr आपका बराबर होगा म्यू नॉट आई के। तो आई की वैल्यू इस केस में 0 है, यानी करंट 0 है, यानी बी डॉट 2πr आपका बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, बी की जो वैल्यू है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में जो आपका एम्पेयर का सर्किटल लॉ है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो पूरा आप इसमें अप्लाई, आपको एप्लीकेशन उसका प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो जो मैक्सवेल थे, जैसे कि हमने कहा, मैक्सवेल ने आर्ग्यू किया कि एम्पेयर सर्किटल लॉ में कुछ छूट रहा है, ठीक है, कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि जैसे फुली चार्ज हो जाए और आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो जो टर्म यहाँ पे छूटी, ठीक है, उन्होंने कहा वो जो आपकी कैपेसिटर की सरफेस है, कैपेसिटर का जो सतह है, उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो आपकी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है उसमें चेंज होने से जब वो पास हो रहा है तो इसमें कुछ चीज मिसिंग हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो है, ठीक है, जब वो चार्ज होता है यानी ड्यूरिंग चार्जिंग, ई यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। जैसे कि आप जानते हैं कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसकी वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। फिर इसके हेल्प से उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन किया, उसको बताया कि जो विस्थापन धारा है वो क्या होती है और उसको न्यूमेरिकली फिर प्रूव किया। तो बच्चों इसके आगे का डेरिवेशन हम अब कल देखेंगे, कल इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। तो बच्चों आज हमने नया चैप्टर शुरू किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, हमने इसे पुराने जो आपके चैप्टर्स है उससे लिंक करते हुए आपको इसकी कॉन्सेप्ट समझाए और हम डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ रहे थे। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।